Hi all, today there is a breaking news in which in Assam there has been arrest of around 2000 people involved in child marriage. हम अभी इस चीज का विश्लेषण करेंगे आसाम को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में बाल विवाह के अंतर्गत आज अराउंड 2000 लोगों को चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई है। ये न्यूज आप विभिन्न चैनलों और ट्विटर में स्वयं हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा आप पाएंगे कि उन्होंने लिखा है स्टेट वाइड अरेस्ट आर प्रेजेंटली अंडर वे अगेंस्ट दोज हु आर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो 1800 से ज्यादा अरेस्ट हो चुका है। ये न्यूज हम ली है और ये पिक हमने भी डाला है। चाइल्ड मैरिजेस इन आसाम ये मुद्दा है। अब पहले जान ले व्हाट इज चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज जो है वो लीगल एज ऑफ मैरिज क्या है, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल की उम्र न्यूनतम सीमा तय की गई है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार। इस लॉ के अनुसार अगर लड़के का उम्र 21 साल से कम है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। अब हम आसाम को केंद्र में रखते हुए देखते हैं कि वहां पे है क्या। चाइल्ड मैरिजेस इन आसाम जो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट था पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट 2017, ये डेटा वहां से डायरेक्टली ली गई है। देयर आर हायर इंसिडेंसेस ऑफ मैरिज पर्टिकुलरली इन द एज ग्रुप बिटवीन 14 to 16 फॉर गर्ल्स and 16 to 20 among men, prominent in SAR area और फिर टी बेल्ट्स। जो सार एरिया है वो सदिया, जो ब्रह्मपुत्र सदिया में अंदर आती है आसाम में, वहां से लेके धुबरी तक है। अब ये सदिया से लेके धुबरी तक का जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र के निचले वैली में आता है। यहां पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इसको लेके भी विवाद हुआ है। प्लस जो टी बेल्ट एरिया है वहां पे टी स्टेट ट्राइब में चाइल्ड मैरिजेस काफी ज्यादा है। जो टी स्टेट ट्राइब है वो मूलतः आसाम के नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय जब टी गार्डन कमर्शियल स्केल पे लगाए गए थे तो चूंकि लोकल लोगों को जबरदस्ती काम करा पाना मुश्किल हो रहा था अंग्रेज शासकों के द्वारा, तो विभिन्न क्षेत्रों से खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ट्राइब्स को ला करके वहां पे बसाया गया था। उन ट्राइब्स को वहां पे अभी भी एसटी का दर्जा नहीं मिला है, ओबीसी का दर्जा मिला है। इस वजह से जो विभिन्न एसटी से संबंधित प्रोग्राम्स और वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा उनमें नहीं पहुंचा है। दूसरा जो आपका सार एरिया है मैं बता चुका हूं वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड बेल्ट है। चाइल्ड मैरिजेस इन आसाम, अब यहां पे मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वयं बोला था ये मुद्दा कब आया, जब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में कहा गया विशेषज्ञों द्वारा कि अब हम इसे दवाई या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेजर मुद्दा जो है वो है बाल विवाह का। तो फिर ये कड़े कदम को उठाया गया। दूसरी बात यह है कि जो आसाम का बॉर्डर है वो काफी पोरस एरिया है और बहुत सालों से वहां पर जो मियां मुस्लिम है, मियां मुस्लिम का मतलब होता है बंगाली भाषी मुस्लिम, जो बांग्लादेश से, जो ईस्ट बंगाल पहले था और अब बांग्लादेश है वर्तमान में, वहां से माइग्रेट होकर के आसाम आए हैं इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर। अब अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भारत से काफी बेहतर है। अगर ये तुलना ली जाए तो फिर लोगों को वहां पर आने की जरूरत क्या है। बांग्लादेश से जो लोग भाग करके आसाम आ रहे हैं ग्रीनर पैस्चर्स के सर्च में, बेहतर सुविधाओं के सर्च में, बेहतर जीवन, बेहतर लाइफस्टाइल के चक्कर में, तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बांग्लादेश का वाकई अच्छा है, जैसा यूएनडीपी के रिपोर्ट से हमें पता चलता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अगर वाकई अच्छा है तो फिर आसाम आने की जरूरत तो है नहीं। या तो जो वैश्विक लेवल पे जो रिपोर्ट बन रहे हैं वो सही जांच नहीं करते हैं या कहीं ना कहीं उनका खुद का नैरेटिव होता है बहुत हद तक। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो आसाम का सार क्षेत्र है वहां पे माइनॉरिटी डोमिनेंस काफी ज्यादा है। अब मैं यूनिसेफ का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि जो चाइल्ड मैरिजेस है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ चिपका हुआ नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ये हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। इथोपिया और बुर्किना फासो जैसे क्षेत्र में मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों में चाइल्ड मैरिजेस प्रिवलेंट है।
भारत में भी चाइल्ड मैरिजेस इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन प्रिवलेंट है, चाहे वो हिंदुइज्म में हो या फिर इस्लाम में हो। पर जब भी चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ अगर एक प्यूनिटिव मेजर्स लिया जाता है तो उस समय उसे डिफेंड करने वाले ज्यादातर लोग माइनॉरिटी सेक्शन से होते हैं। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आज गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ अभियान चलाए तो ये तो बेहतर है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके स्वास्थ्य का केयर होगा, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। जब एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी तो इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो उनका सोशल डिस्कशंस में, सोशल डिस्कोर्स में खुद का अपना निजी विचार रखने का मौका मिलेगा, तो हम उन्हें सोशली एम्पावर भी करेंगे। पर जब भी इस बात को नेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है तो देखा प्राय यही जाता है कि उलेमा, काजी या फिर पुजारी उसे डिफेंड करना शुरू कर देते हैं कि बाल विवाह क्यों इंपॉर्टेंट है, या बाल विवाह के फेवर में वो डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। यूनिसेफ के मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा था तो बार बार शरिया लॉ, इस्लामिक ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा था, पर उसमें एक अच्छा आर्गुमेंट था। उसमें ये आर्गुमेंट ये था कि सिर्फ प्यूबर्टी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था, इस्लाम में भी डिसाइडिंग फैक्टर ये था कि जो भी ऑर्फन या फिर फीमेल हो वो एक राइट एज जहां पर वो जजमेंट ले सके। तो सिर्फ प्यूबर्टी अकेले फैक्टर नहीं है, पर फिर भी आप खुद आज देखेंगे न्यूज में, अगर आप जाएंगे, धर्म गुरु फेवर में बोल रहे हैं, उनके तर्क या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो विधायक फेवर में बोल रहे हैं कि नहीं बाल विवाह होना चाहिए या उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके तर्क कम है, कुतर्क ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी सेक्शंस के जो एमएलए हैं वो सिर्फ बाल विवाह के फेवर में कह रहे हैं, नहीं, कुछ एमएलएज डेफिनेटली इस बात की सराहना कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मेजर लिया जा रहा है। हम इससे आगे बढ़ें, मैं ये कोट करना चाहूंगा, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 2016 का, जहां पे चाइल्ड मैरिज के बारे में कहा गया है, बताया गया है 30% जो हिंदू महिलाएं हैं और 30% जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। ये भारत पूरा जो देश है वहां पर ये फैक्टर है। 1 in 3 married women from entire community tied the knot well before their 18th birthday, making them vulnerable to not just higher maternal mortality rate बट ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। चाइल्ड मैरिज में सिर्फ मोर्टालिटी रेट ही नहीं बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जो एक तर्क संगत बात है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हुआ है तो एजुकेशन नहीं हुआ है, एजुकेशन नहीं हुआ है, स्किलिंग नहीं हुई है, जब स्किलिंग नहीं हुई है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है, जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है तो सोशल भागीदारी भी न्यूनतम होगी। अब जो रिलीजियस लीडर डिफेंड कर रहे थे उनका कहना था कि स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम यूथ, क्योंकि जो हेमंत विश्व शर्मा है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए थे वो आपके या तो धुबरी थे या फिर आपका नगांव था, ये मेजॉरली आपका मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो उनको बोलना था कि ये मुस्लिम यूथ को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा कहना था कि दे वर डिफेंडिंग चाइल्ड मैरिज इन नेम ऑफ रिलीजन। तीसरी बात थी कि जो लव जिहाद का एक कंसेप्ट आया है, चाहे वो सच है या झूठ है, इस चीज की वजह से भी बीजेपी स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है मुस्लिम यूथ को। तो उनका कुतर्क ये था कि जो हिंदू महिलाएं मुस्लिम यूथ से शादी की हैं सिर्फ उसको टारगेट करेंगे, या ये देखना होगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हिंदू युवकों से शादी की है उसको भी टारगेट करेंगे। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, जो बाल विवाह जो जिसने भी किया है वो किसी भी धर्म या जाति से हो, सरकार उसे टारगेट करेगी। ये एक डेफिनेट बात है जो हेमंत शर्मा ने अपने बयान में कह चुके हैं। फिर भी ये जो तर्क दिया जा रहा है ये एक तरह से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जब जाहिर सा बात है कि उनके यहाँ प्रतिशत ज्यादा है। आसाम में माइनॉरिटी के अंदर बाल विवाह का प्रतिशत ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है जो 4000 5000 केसेस होंगे उसमें डेफिनेटली उनकी प्रतिशत ज्यादा होगी, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभी रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंसेस भी नहीं होता है, तो जो 4-5 हजार केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो बहुत कम केसेस हैं, एक्चुअल जो फिगर होगा वो कहीं ज्यादा होगा, तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी ध्यान में रखना होगा।
हम इससे पहले बढ़ें तो एक और बात बताना चाहेंगे कि जो काजी या फिर जो भी हिंदू धर्म गुरु हैं, जो भी डिफेंड करते हैं, हैदराबाद जो कि काफी डेवलप्ड एरिया है, वहां पर वर्षों से अरब शेख्स आते हैं और वो वहां की लोकल लड़कियों को ले जाते हैं और उनका एक अर्ली मैरिज होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पर इसके ऊपर कोई भी जो माइनॉरिटी का सांसद है, एमपी, एमएलए, कोई भी धर्म गुरु ने आज तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इनसे उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है। जब तक उनकी राजनीति की रोटी सिक रही है तब तक वो बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये बात हमें भी समझना होगा एक जागरूक नागरिक के रूप में कि कोई भी सरकार या कोई भी आपका विधायक या सांसद तभी आपके फेवर में काम करेगा जब उसका स्वयं का पॉलिटिकल कैरियर आपके डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। एजुकेशन लेवल वर्सेस चाइल्ड मैरिज, ये मैंने डायरेक्टली यूनिसेफ का रिपोर्ट डाला है और इसमें एग्जाम्पल भी आसाम का ही दिया गया है। जो डीमा हासो डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहां पे डिमासा ट्राइब्स ज्यादा होते हैं, पर फिर भी आप इस डिटेल को पढ़िए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट भी बताता है जो डिक्लाइन है परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज 2015-16 की तुलना में, वो लगभग 4 से 5% का डिक्लाइन है। वो इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन स्कूल बाय द फीमेल्स हैड इंक्रीज्ड। तो इसके लिए गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? अभी तो केस है, प्यूनिटिव मेजर है, उसको फॉलो कर रही है। दूसरा क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का काम सिर्फ कानून बना देना नहीं है, समाज में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा कानून से कोई फायदा नहीं होगा। दहेज विरोधी कानून है, पर क्या लोग देना दहेज बंद कर दिए या लेना दहेज बंद कर दिए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो वो सामाजिक बदलाव लाने की जरूरत है। सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है कि जो महिलाएं हैं उनका स्कूल से ड्रॉप आउट रेट न्यूनतम हो, प्लस जो गवर्नमेंट है वो एनजीओज को या फिर सामाजिक तत्वों को मिला करके एजुकेशन के थ्रू विमेन को एम्पावर करे लाइफ स्किल्स के साथ साथ भी। और जब लाइफ स्किल्स के साथ एम्पावर करे तो उसे स्किल भी प्रोवाइड करे जिसका मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। मतलब जब वो स्कूल या कॉलेज से पढ़ के निकले तो उनका जो लेवल ऑफ स्किल हो वो ऐसा हो कि मार्केट में उन्हें नौकरी रोजगार मिल जाए। अगेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ब्रिंग्स सोशल एम्पावरमेंट। अब मैं यहाँ पे सर सैयद अहमद खान को कोट करना चाहूंगा। उनके अनुसार, व्हेन ए नेशन बिकम्स डिवॉइड ऑफ आर्ट लर्निंग इट इनवाइट्स पॉवर्टी, एंड व्हेन पॉवर्टी कम्स इट ब्रिंग्स विथ इटसेल्फ थाउजेंड ऑफ क्राइम्स। तो सिंपल सा बात है, अगर मुसलमानों में आसाम में बाल विवाह ज्यादा है तो उसका मुख्य कारण है लैक ऑफ एजुकेशन। तो जो उनके धर्म गुरु या उनके जो विधायक या जो उनके स्वयंभू नेता हैं उनके एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन ट्राइंग टू प्ले विक्टिम कार्ड। यहां पर मैं डायरेक्टली द सेंटिनल एक न्यूज़पेपर है आसाम का, काफी वहां पे प्रचलित न्यूज़पेपर है, ये एक और चीज की बात करता है। ये बात करता है चेंजिंग डेमोग्राफी को लेकर के। ये चेंजिंग डेमोग्राफी है क्या? आसाम जो है वो भारत में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ा प्रतिशत वाला मुस्लिम राज्य बन जा रहा है। आज से 10 साल पहले वहां पे 30% मुस्लिम थे और अगर हम जानकारों की बात माने तो वर्तमान में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन रही है। उसकी वजह यह है कि जो ग्रोथ रेट है मुसलमानों का वहां पे वो 30% के आसपास है, जब तक गैर मुसलमानों का जो ग्रोथ रेट है वो 11% के आसपास है। तो द सेंटिनल क्या कहता है? चाइल्ड मैरिज कंट्रीब्यूट्स टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों? अर्ली मैरिज होता है तो जो वीमेन का जो फर्टिलिटी पीरियड है वो काफी समय तक रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। एंड इफ नॉट चेक्ड इट विल लीड टू डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए, साउथ एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ लोग कहेंगे एक पर्टिकुलर रिलीजन की अगर जनसंख्या बढ़ गई तो इससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्या होगा। मैंने रवीश कुमार की भी रिपोर्ट सुनी थी, उन्होंने एक न्यूज में कहा अगर मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ गया तो क्या होगा। देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका विभाजन ही रिलीजन के आधार पर हुआ था, पहली बात।
दूसरी बात, जो भारत का रिलीजन, मूल रिलीजन रहा है, वो डाइवर्सिटीफाइड थॉट्स को अपनाता है। वो ये नहीं बोलता है कि आप एक ही पद्धति से चीज को फॉलो करो। और ये एक बहुत बड़ा इंप्रेशन रहा है भारतीय समाज में, जिसमें हम अपने से डिफरेंट ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करते हैं। टॉलरेट करने की बात नहीं हो रही है, बर्दाश्त करने की बात नहीं हो रही है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, आत्मसात करने की बात हो रही है। तो सिर्फ रिलीजन चेंज नहीं होता है, एक सामाजिक विचारधारा भी बदलती है। तो इससे भी एक फर्क हो सकता है। जो पार्टीशन है वो तो डेफिनेटली है ही अपनी जगह पे। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस फ्रॉम सच पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज सोशल टेंशन। अगर आपको थोड़ा भी आसाम या नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी का आइडिया होगा तो वो हेडोनिस्टिक सोसाइटी है, दूसरा काफी इगैलिटेरियन सोसाइटी है। हेडोनिस्टिक सोसाइटी का मतलब है काफी खुश रहते हैं, आज में जीते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं। और इगैलिटेरियन का मतलब है हर कोई बराबर है वहां पे। औरत को भी वही अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्राइबल समाज में जो पुरुषों को मिलती है। औरत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहां के इकोनॉमिक अफेयर्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिसबैलेंस इस चीज को कुछ हद तक प्रॉब्लमैटिक करा सकता है। चेंजिंग डेमोग्राफी ऑफ आसाम, ये आर्टिकल था सेंटिनल का। अब लीगल एंगल क्या है, जो हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि जो हम लीगल प्रोविजंस लेंगे वो क्या है। देखिए, उनका साफ कहना है अगर ब्राइड का एज 14 साल से कम रहा है विवाह के समय, तो वो पॉस्को एक्ट के अंदर आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। अब इसमें बहुत ही कड़े नियम है। यहां पर 20 साल तक की सजा है और उम्र भर तक की सजा का प्रावधान है। 5 और 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है इसमें। और यह भी प्रावधान है कि अगर मेंटल हरासमेंट हुआ है तो उसके बदले में डायरेक्ट पेमेंट भी करना है, प्रोवाइड भी करना है जिसका मेंटल हरासमेंट हुआ है उसको, इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथ एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी है। फिर अगर 18 साल से और 14 साल के बीच में ब्राइड का उम्र रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, तब हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको देखेंगे। तो ये लीगल एंगल इन्वॉल्व है और पॉस्को चूंकि इन्वॉल्व है तो ये काफी स्ट्रिंजेंट, काफी कड़ा कानून है। तो इसको लेकर के भी लोगों में डर का माहौल है। और कुछ लोगों का कहना है कि डेलिबरेटली टारगेट किया जाएगा। वो तो बाद में पता चलेगा ये डेलिबरेट टारगेट है या सबको लिया जाएगा। एक सिंपल सा बात है, अगर फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो डेफिनेटली देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। हम उन्हें किसी की बेटी या बहन नहीं, सिर्फ एक नागरिक और ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखें तो उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म से हों। So do keep watching our videos on current affairs and issue and do subscribe us, do share us. Thank you.